तो आज के टॉपिक में बात करेंगे मॉसफेट के बारे में। टीवी को थोड़ा सा इधर खींच लीजिएगा, एलईडी को इधर खींचे ना, थोड़ा सा ज़्यादा साइड चला गया है। अरे वैसे नहीं, साइड विंडो के साइड ले जाइए ना, धक्का दीजिए ना विंडो के साइड। ऊपर नहीं उठेगा, इधर ना, इधर धकेलिए ना, ऐसे ऐसे इधर से ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे उधर की ओर धक्का देना है, ऊपर उठना उठाना नहीं है। ऐसा ऐसे देखिए, ऐसे पुश कर दीजिए इधर साइड से। अच्छा छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, ठीक है, काफ़ी है, मुझे दिख नहीं रहा था इसलिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। आज के टॉपिक में बात करेंगे मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट साथ ही साथ ट्रांजिस्टर। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पे देखते हैं मॉसफेट को। जैसे दो तरह का मॉसफेट होता है, एक एन चैनल और एक पी चैनल। दिखाता हूँ मैं आपको। एक ये मॉसफेट होता है और एक ये मॉसफेट, दो मॉसफेट। यहाँ पे एक मॉसफेट जो है वो एन चैनल है और एक मॉसफेट जो है पी चैनल है। कैसे पता करेंगे? बहुत इजी है। अगर आपने वीडियो को देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखें तो एक बार देखिए जाके। एन चैनल मॉसफेट और एक पी चैनल मॉसफेट। एन चैनल मॉसफेट में ड्रेन, सोर्स, गेट। ड्रेन के साइड डायोड का नेगेटिव होगा। पी चैनल में ड्रेन के साइड डायोड का पॉजिटिव होगा। ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन, गेट के साइड एरो मार्क, मतलब गेट के साइड नेगेटिव डायोड का तो एन चैनल, गेट के साइड पॉजिटिव डायोड का तो पी चैनल। इस तरह से। कौन सा? ये पी है, ये एन है। चलिए चेक करते हैं। अब इसकी वर्किंग सीक्वेंस की बात करें। एन चैनल मॉसफेट में अगर इनपुट में 10 वोल्ट है और आपको आउटपुट में भी 10 वोल्टेज चाहिए, तो आपको गेट के ऊपर जो देना पड़ेगा इनपुट, वो 10 प्लस इसका VGS जो होता है अप्रोक्स 3 वोल्ट होता है, तो 3 वोल्ट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब लगभग 13 वोल्ट आप अगर गेट पे अप्लाई करते हैं तभी आपको 10 वोल्ट प्रॉपर आउटपुट में मिलेगा। पी चैनल की बात करें, अगर ड्रेन के ऊपर 10 वोल्ट है और आपको आउटपुट में भी 10 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे जो VGS होता है वो भी लगभग 10 -4 के आसपास रहता है, -3-4। तो आपको यहाँ पे -3 वोल्ट देना पड़ेगा, लगभग 7 वोल्ट। 7 वोल्ट से नीचे आप कुछ भी देंगे तो मॉसफेट जो है ऑन रहेगा। 7 वोल्ट से अगर आप ऊपर जाएंगे तो मॉसफेट बंद हो जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या है? एन चैनल मॉसफेट लो वोल्टेज पे एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, जबकि एन चैनल मॉसफेट हाई वोल्टेज पे एक्टिव होता है, फुल ऑन मोड में आता है, जबकि पी चैनल मॉसफेट जो है वो लो वोल्टेज में फुल ऑन पे रहता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। थ्योरी में तो बहुत देख रखे हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये एन चैनल मॉसफेट है। पहले मैं आपको एक बार एन चैनल मॉसफेट दिखा देता हूँ। एक एलईडी लेके या फिर दो एलईडी ले लेते हैं ताकि एक ही बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अगर मॉसफेट का वीडियोस आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना रहे। हेलो। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक ठीक, मैं चेक करवाता हूँ। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। ओके। हाँ हाँ, 10 बजे।
मुकेश चौरसिया नाम से है, यूट्यूब से ना वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा निकाल के पूरा भेज दीजिएगा इनको, मुकेश चौरसिया नाम से होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, एक बीच में रजिस्टर लगाना मैं भूल गया, मैं बीच में एक रजिस्टर लगा देता हूँ ताकि जो एलईडी है वो फ्यूज वगैरह ना हो। 4000 भेजे हैं। वो 4000 सेंड किया है। चलिए इतना हो गया, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ताकि गैप मिले। बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है, ये एन चैनल मॉसफेट है। यहाँ पे मैं एक स्विच लगाऊंगा ताकि मॉसफेट को मैं ऑन ऑफ कर पाऊं। एक और सेल लेना पड़ेगा जिससे हम इसको पावर देंगे। ओके, अभी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे किया क्या है आखिर। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो है ये एन चैनल मॉसफेट है, इसके ड्रेन पे 20 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट। ये अगर ऑन हो जाता है एन चैनल मॉसफेट तो ये एलईडी भी ऑन हो जाएगा। ये ऑन कब होगा एन चैनल मॉसफेट? जब गेट पे ज्यादा वोल्टेज होगा, गेट पे हाई वोल्टेज, हाई का मतलब ज्यादा वोल्टेज। कितना ज्यादा? इनपुट 12 है तो गेट पे हमें 12 से ज्यादा वोल्टेज देना होगा ताकि कंप्लीट ऑन हो पाए। खैर यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है एलईडी को, तो लगभग 2 वोल्ट की ही जरूरत है, तो 4 वोल्ट में भी एलईडी ग्लो कर जाएगा। अब इसके बाद यहीं पे एक और मॉसफेट लगा दिए जो पी चैनल मॉसफेट है। यहाँ पे भी इनपुट 12 वोल्ट है। एलईडी कब ऑन होगा? जब ये ऑन हो जाए, जब ये मॉसफेट ऑन होगा तब एलईडी भी ऑन हो जाएगा। ये कब ऑन होगा? इसके गेट की रिक्वायरमेंट क्या होती है? नेगेटिव वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज या फिर ग्राउंड ही कर दीजिए। सीधा सा कहने का मतलब है जो भी इनपुट है पी चैनल में आपको उससे 3 वोल्ट कम देना पड़ेगा। तो 12 अगर मेरा इनपुट है तो मैं यहाँ पे 12 से कम दूंगा। चलिए चेक करते हैं इसको प्रैक्टिकली करके। उसके लिए सर्किट को एनिमेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एलईडी ऑन हो चुका है। कौन सा? ये छोटा वाला। एक बार मैं यहाँ से हटा दूं जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे 20 वोल्ट इधर की ओर आ रहा है, बीच में खैर कुछ ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर है तो इसको कम कर दिया जाए। ओके, अभी ठीक है। या फिर मैं रजिस्टर हटा ही देता हूँ, एलईडी को फ्यूज हो जाएगा, फिर एलईडी नहीं हटा सकते। चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों एलईडी जल रहा है। अब यहाँ पे दोनों एलईडी क्यों जल रहा है? चलिए समझते हैं सर्किट को, दोनों एलईडी आखिर जल क्यों रहा है। ये अगर दोनों एक इमेज में आ जाता तो सही रहता। इतने में आ रहा है, दोनों एक ही इमेज में आ रहा है। अभी देखते हैं। ये जो देख रहे हैं ये एन चैनल है, एन चैनल मॉसफेट। इसका इनपुट जो है लगभग 15 वोल्ट दिखा रहा है, और यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव करंट दे दें तो ये ऑन हो जाएगा। ऐसा ही होता है कुछ, ऑन होगा तो करंट नीचे की ओर पास करेगा। यहाँ पे देखिए गेट पे क्या दे रखे हैं, 7 वोल्ट के थ्रू इसको कनेक्ट करवा दिए हैं। मतलब यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो ये मॉसफेट ऑन हो रहा है और नीचे की ओर करंट को पास कर रहा है, जिससे ये एलईडी ऑन हो रहा है, ये वाली। अब देखते हैं ये दूसरी एलईडी कैसे ऑन हो रहा है। सेम वोल्टेज आगे भी जा रहा है यहाँ पे।
अब यहाँ पे जो गेट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नेगेटिव वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज, कम वोल्टेज। यहाँ पे देखिए इसका जो पिन है इसको मैंने ओपन छोड़ दिया। ओपन, ओपन मीन्स कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव ले लेगा। अप्रोक्स 1 वोल्ट ले रहा है, सॉरी 1 वोल्ट ऑटोमेटिकली ले रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ से करंट को लेगा और यहाँ से पूरा करंट पास कर देगा, तो ये एलईडी भी ऑन हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मैनुअली 7 वोल्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दें 7 से ज्यादा, तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। चेक करते हैं, ज्यादा वोल्टेज देते हैं यहाँ पे। इस वोल्टेज को मैं यहाँ से यहाँ स्विच कर देता हूँ और इसे ऑन कर देंगे, इसका जो वैल्यू है उसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए कंप्लीटली बंद हो चुका है। इनपुट जो वोल्टेज है उसके आसपास जाते ही ये कंप्लीटली बंद होने लगा। देखिए यहाँ पे एलईडी जो है वो ऑफ हो जा रहा है। इस एलईडी को देखेंगे आप, देखिए ऑफ हो गया। हल्का सा वोल्टेज कम करेंगे ये ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाता है और ये ऑन हो जाता है। ठीक है, कितना कम टाइम में ये ऑन ऑफ हो रहा है ये आप देखना। 10 वोल्ट पे एलईडी को कुछ नहीं हुआ, 10.1 पे कुछ भी नहीं, 10.2, 11, 12, मतलब 10 से ये मॉसफेट जो है पी चैनल मॉसफेट 10 वोल्ट में ऑन रहता है, जबकि 13 वोल्ट में ऑफ हो जाता है। कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है। वोल्टेज की जो रेटिंग है यहाँ पे ऑन ऑफ होने का जो वोल्टेज है सिर्फ 3 वोल्ट का फर्क है। वही अगर हम पी चैनल मॉसफेट की बात करें, सॉरी एन चैनल मॉसफेट में, एन चैनल मॉसफेट को देखते हैं कितने टाइम तक ये ऑन और कितने टाइम तक ऑफ रहता है। यहाँ तो खैर ओवर वोल्टेज फ्लो हो गया इससे, तो ये डैमेज हो गया। यहाँ पे देखिए बिल्कुल 5 वोल्ट में हल्की सी ग्लो कर रहा है। अब ये ऑन हो चुका है। जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाऊंगा गेट का, वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। अभी ये पूरा वोल्टेज पास करेगा। मतलब मैं यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा हूँ, एन चैनल मॉसफेट जो होता है, पी चैनल मॉसफेट, इसमें जो वोल्टेज ऑन होने का टाइमिंग है ये बहुत कम है। जबकि एन चैनल मॉसफेट में अगर ड्रेन के ऊपर, मैं खाली पेज ले लेता हूँ, ब्लैंक पेज, एक सेकंड मैं स्क्रीन पे लाता हूँ इसको। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, शेयरिंग ऑफ हो चुका है, मैं एक्टिवेट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार। एन चैनल मॉसफेट में क्या होता है, अगर इसके ड्रेन पे 19 वोल्ट है और इस तरह से है, ये इसका गेट है, गेट के ऊपर अगर हम 0 वोल्ट देते हैं तो हमें आउटपुट में
0 मिलता है सोर्स पे। ये इन है, ये गेट का एनेबल है जहाँ से इसे ड्राइव करते हैं, और ये सोर्स जो होता है वो आउटपुट होता है। ऐसा ही है कुछ। यहाँ पे हम 4 वोल्ट देते हैं तो हमें अप्रॉक्स 1 वोल्ट मिलता है। यहाँ पे हम 7 वोल्ट देते हैं तो अप्रॉक्स हमें यहाँ पे 4 वोल्ट मिलता है। फिर इस वोल्टेज को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे अप्रॉक्स 13 वोल्ट देते हैं तो अप्रॉक्स 10 वोल्ट के आसपास मिलता है। यहाँ पे 16 देते हैं तो अप्रॉक्स 13 मिलता है। यहाँ पे 20 वोल्ट देते हैं तो अप्रॉक्स 17 वोल्ट मिलता है। 22 वोल्ट देते हैं तो अप्रॉक्स 19 वोल्ट मिलता है। फिर यहाँ पे 24 प्लस कुछ भी देंगे तो हमें 19 वोल्ट कंटिन्यू मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज रेगुलेट होना यहाँ से स्टार्ट हो गया है। मतलब यहाँ से मॉसफेट जो है वो सैचुरेशन मोड में आ चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन ये फुल ऑन कब हुआ है? यहाँ पे ये मॉसफेट का फुल ऑन मोड है, फुल ऑन। और यहाँ पे ये अभी प्रोसेस में है, मतलब यहाँ एज ए रेगुलेटर वर्क हो रहा है। रेगुलेटर किसे कहते हैं? जो एक इनपुट वोल्टेज को या तो ज्यादा कर देगा या तो कम कर देगा, उसे रेगुलेटर बोलते हैं। स्विच किसे बोलेंगे? जो एक वोल्टेज को या तो ऑन करेगा या तो उस वोल्टेज को ऑफ कर देगा, उसे स्विच बोलते हैं। स्विच और रेगुलेटर, यही फर्क है दोनों में। तो एन चैनल मॉसफेट को हम एज ए रेगुलेटर भी यूज कर सकते हैं और एज ए स्विच। कैसे? मान लीजिए एक मॉसफेट है जो कि एन चैनल मॉसफेट है, इसके ड्रेन पे 10 वोल्ट आ रहा है और हमें बोला गया हमें आउटपुट में लगभग 6 वोल्ट चाहिए। मतलब एक एन चैनल मॉसफेट है, इनपुट वोल्टेज जो है वो 10 है, आउटपुट में हमें 6 चाहिए। तो गेट का स्टेटस क्या होना चाहिए देखते हैं। एक पॉइंट होती है इन मॉसफेट में जिसे कहते हैं VGS, उसे बोलते हैं VGS। ये अप्रॉक्स प्लस में एन चैनल मॉसफेट में प्लस 3 के आसपास ही रहता है, 3-4। VGS मतलब वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। गेट एंड सोर्स के बीच में क्या वोल्टेज है? बहुत ही इजी है ये। वोल्टेज बराबर गेट माइनस सोर्स कर दीजिए। तो गेट का वोल्टेज क्या है? कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप, जैसे मैं ये ले लेता हूं 13 माइनस 16, तो कितना आ गया? अप्रॉक्स 3 वोल्ट। मतलब 3 वोल्ट इसका VGS है। VGS इक्वल टू 3 वोल्ट। तो लगभग 3 वोल्ट ही होता है सभी एन चैनल मॉसफेट का VGS। आपको क्या करना है, जितना आपको आउटपुट बोला गया है 6 वोल्ट बोला गया है, तो कुछ भी नहीं करना है, 6 में प्लस 3 वोल्ट कर देना है। तो अप्रॉक्स 9 वोल्ट के आसपास अगर आप गेट पे वोल्टेज देंगे तो लगभग 6 वोल्ट आपको मिल जाएगा। इसी के आसपास हो सकता है 10 और हो सकता है 8, इसमें से कोई भी वोल्टेज आप देंगे तो यहाँ पे आपको 6 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएगा। बहुत इजी से पता चल गया आपको, मतलब आपने इसे एज ए रेगुलेटर यूज कर लिया। अब आपको बोला गया एज ए स्विच यूज करना, एज ए स्विच। अब एज ए स्विच कैसे यूज करें? तो एक एन चैनल मॉसफेट है जिसके ड्रेन पे 19 वोल्ट आ रहा है और आउटपुट में भी मुझे 19 वोल्ट ही चाहिए। यहाँ पे बोला गया इसे एज ए स्विच यूज करना है, तो गेट के ऊपर क्या दें? अब पहले से पता है VGS हमें हमारा इतना, आउटपुट में कितना चाहिए? 19। तो 19 प्लस 3 वोल्ट अप्रॉक्स 22 वोल्ट। अगर हम 22 वोल्ट देंगे गेट के ऊपर तो ये फुल ऑन हो जाएगा, हमें 19 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएगा। लेकिन वही अगर हम इसमें 0 वोल्ट दे दें या फिर 2 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट तो आउटपुट में हमेशा 0 मिलेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको 0 वोल्ट कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। मतलब 0 वोल्ट करने से ऑफ हो जाएगा, 22 वोल्ट करने से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एज ए स्विच यूज कर लिया और यहाँ पे एज ए रेगुलेटर। एक रेगुलेटर की तरह और एक स्विच की तरह।
अब चलते हैं एक बार देखते हैं पी चैनल मॉस्फेट को। क्या पी चैनल मॉस्फेट को ऐसे यूज कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? बाहर में है पावर बैंक। चलिए अब पी चैनल मॉस्फेट को देखते हैं एक बार। पी चैनल मॉस्फेट सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरह से होता है। ये ड्रेन, सोर्स और इधर गेट। ये हो जाता है आपका पी चैनल मॉस्फेट। अब यहाँ पे इनपुट जो है वो सोर्स पे आता है। मान लीजिए इनपुट 19 वोल्ट सोर्स पे आया, तब कैसे इसमें होगा, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं जो गेट है, ड्रेन इसका आउटपुट है, ड्रेन जो है वो आउटपुट है। सोर्स के ऊपर 0 वोल्ट है, आपको आउटपुट पूरा वोल्टेज मिलेगा। सोर्स पे 7 वोल्ट है, आउटपुट आपको पूरा मिलेगा। सोर्स पे 14 वोल्ट है, आउटपुट आपको पूरा मिलेगा। सोर्स पे 17 वोल्ट, 17 नहीं लेते हैं, 16 लेता हूँ, अभी भी आपको पूरा वोल्टेज मिल रहा है। गेट पे दिए 16.4 वोल्ट, आउटपुट में थोड़ा सा फर्क हुआ, आउटपुट में थोड़ा सा का फर्क आया। लगभग ऑन होगा मेरा मोबाइल, शायद बंद कर दीजिए। 16.4 है, यहाँ पे लगभग आपको मिला 18.7 वोल्ट, मतलब यहाँ से ये ऑफ होना चालू हो चुका है। यहाँ पे दिए 16.5 वोल्ट, यहाँ पे मिला 17 वोल्ट। यहाँ पे दिए 17 वोल्ट, आउटपुट में मिल गया 15 वोल्ट, 17 18 वोल्ट, आउटपुट हो गया लगभग 10 वोल्ट, 18.1। आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो गया, यहाँ पे ही मुझे कम कर देना चाहिए, 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, 18.3, 0 वोल्ट, 18.5, 0 वोल्ट। मतलब यहाँ पे देखिए 16.4 में जो है मॉस्फेट लगभग ऑन ही था, है ना, और ये 18.5 में आते आते कंप्लीटली ऑफ हो गया। यहाँ पे देखिए मॉस्फेट क्या है, ऑन है अभी तक, और यहाँ पे क्या हो गया, मॉस्फेट ऑफ। कितने वोल्टेज का फर्क पड़ रहा है, लगभग 2.5 वोल्ट कम या ज्यादा करने से क्या हो रहा है, मॉस्फेट ऑन होता है और ऑफ हो जाता है। बहुत कम रेंज है, इतना प्लस माइनस आप करेंगे मॉस्फेट ऑन या ऑफ हो जाएगा। अब यहां पे आपको बोला गया एक पी चैनल मॉस्फेट देके पी चैनल मॉस्फेट है, इनपुट में 10 वोल्ट है, बोला गया मुझे आउटपुट में 7 वोल्ट चाहिए। अब बैठ के ढूंढिए कैसे मिलेगा 7 वोल्ट। अगर मान लीजिए आपके मन में कभी आया लगभग 8.2 देते हैं तो लगभग 7 मिलेगा, तो क्या ये आप 8.2 मेंटेन कर पाएंगे? हो सकता है 8.2 की जगह 8 कभी 3 हो जाए, हो सकता है 8.1 हो जाए। तो ये जो पॉइंट में वोल्टेज ज़्यादा कम होगा, यहाँ पे देखिए कितना फर्क पड़ेगा। पॉइंट में वैल्यू चेंज होने से बहुत ज़्यादा का वोल्टेज आउटपुट में बहुत ज़्यादा का फर्क हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है, पी चैनल मॉस्फेट को आप सिर्फ एज ए स्विच यूज करेंगे, स्विच यूज कर सकते हैं एज ए स्विच। हम इसे एज ए रेगुलेटर नहीं कर सकते, एज ए रेगुलेटर यूज नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहां पे आ गए, एन चैनल मॉस्फेट पी चैनल मॉस्फेट दोनों है यहाँ पे। मॉस्फेट को मैं आगे दे देता हूं
और अच्छा, बीच में एक रजिस्टर लगाते हैं ताकि सर्किट फ्यूज ना हो। ठीक, चलिए स्टार्ट किया जाए। यहां पे देखिए इनपुट क्या है, 20 वोल्ट। गेट पे कितना दे रहे हैं, 9.57। आउटपुट क्या मिल रहा है, 6.27। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है और वीडियोस जब मैं आपको शेयर करूंगा तब भी आपको मिल जाएगा ये। यहाँ पे अगर देखें ये एन चैनल मॉसफेट है, ओह ब्लैक ही है, कहाँ से शो करेगा। ये एन चैनल मॉसफेट है। ड्रेन के ऊपर जो इनपुट है वो है 20 वोल्ट। गेट पे जो सप्लाई है वो है 9.57 और सोर्स पे जो आउटपुट मिल रहा है वो 6.27। कितने का फर्क है, 3 वोल्ट का लगभग है ना, लगभग 3 वोल्ट का यहाँ पे फर्क है। मतलब VGS जो निकला अप्रोक्स 3.3 वोल्ट निकल रहा है पॉजिटिव प्लस। मतलब गेट पे आप जो भी वोल्टेज देंगे उससे 3.3 वोल्ट कम ही आपको गेट आउट सोर्स पे आउटपुट मिलेगा, है ना। अब मान लीजिए हमें टास्क दिया गया कि आउटपुट में जो है मुझे कुछ भी मान लीजिए 13 वोल्ट चाहिए। तो अब 13 वोल्ट आउटपुट में कहां से लाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं करना, 13 प्लस 3.3। आपको याद रखना है अप्रोक्स 3 वोल्ट ज़्यादा देना है बस। जितने भी लैपटॉप में है सब में लगभग 3.3 ही ज़्यादा देना है। 3.3 वोल्ट ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, लगभग वही 16.3 वोल्ट। 16.3 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में लगभग 13 वोल्ट मिलेगा। चलिए चेक करके देखते हैं। यहाँ पे 9.5 दे रहे हैं, इसको बढ़ाना है अप्रोक्स 16.6 पे करना है। इस रजिस्टर वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए ताकि करंट पास ही ना कर पाए ज़्यादा, और ज़्यादा बढ़ाओ। यहाँ पे मैं रजिस्टर की जो वैल्यू है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देता हूँ ताकि आउटपुट वोल्टेज में आउट ना कर पाए ये रजिस्टर कुछ भी, या फिर मैं इसे ही हटा देता हूँ यहाँ से डायोड को ताकि आउटपुट जो है वो कंप्लीट पास ना हो पाए। क्योंकि अगर करंट यूज होगा नीचे की ओर तो वोल्टेज ड्रॉप मारेगा। यहाँ पे देखिए लगभग लगभग 16 देने से वही 14.8 लगभग पास करता है। अगर हमें 20 का 20 वोल्ट आउटपुट में चाहिए, जो 20 वोल्ट आ रहा है लगभग वही 20 वोल्ट अगर आउटपुट में चाहिए, एलईडी लगा देते हैं, ज़्यादा सही लगता है, जलता है तो देखने में। अगर आपको लगभग जो इनपुट है वही आउटपुट में चाहिए तो गेट के ऊपर और ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। अभी तो खैर 14 मिल रहा है, एलईडी ऑन हो नहीं पाएगा क्योंकि वोल्टेज काफ़ी नहीं है एलईडी के लिए। मैं इसके रेजिस्टेंस को कम कर दूंगा तो आउटपुट में एलईडी चल जाएगा।
ओम में लगा दीजिए। इसके है 1K लगाइए। ठीक है इसीलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे गेट की वोल्टेज को और इंक्रीज करते हैं ताकि सही से वोल्टेज और ज़्यादा पास हो पाए। तो गेट के वोल्टेज को मैं और इंक्रीज कर देता हूँ, 20 वोल्ट कर देता हूँ, तो लगभग 17-18 वोल्ट आउटपुट में मिल जाएगा। अप्रॉक्स 15 मिल रहा है, और वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं। अप्रॉक्स 30 वोल्ट, तो और वोल्टेज आउटपुट हो जाएगा। अप्रॉक्स 18 कर रहा है, वो एक्चुअली रजिस्टर्स की वजह से हो रहा है ऐसा। रजिस्टर की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर दें तो फिर आपको आउटपुट में सही से बराबर वोल्टेज मिलने लगेगा। अप्रॉक्स 19 मिलने लगा। मतलब कहने का है गेट की वोल्टेज अप डाउन करने से यहाँ पे वोल्टेज जो है वो चेंज होता है आउटपुट का, एज ए रेगुलेटर यूज हो रहा है। वही अगर मैं पी चैनल यहाँ पे ऐड कर दूं तब क्या होगा, पी चैनल को दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे ये पी चैनल मॉसफेट है, देखिए बिल्कुल बंद हो चुका है मॉसफेट, बिल्कुल कट ऑफ मोड में है। क्यों? अगर आप यहाँ पे देखेंगे सोर्स के ऊपर जो इनपुट है वो 20 वोल्ट है, ड्रेन से, और ये गेट के ऊपर 30 वोल्ट है, तो गेट पे ज़्यादा वोल्टेज हो गया, जिसके वजह से ये कट ऑफ मोड में जा चुका है। आउटपुट में 0 वोल्ट मिल रहा है। जब हम यहाँ पे 20 से कम वोल्टेज दे देंगे, लगभग 17-16, तब ये ऑन हो जाएगा। चेक करते हैं, गेट के ऊपर वोल्टेज को कम किया जाए, एलईडी को मैं प्रॉपर तरीके से जला ही देता हूं एक बार। एलईडी को जलाने के लिए हमें चाहिए लगभग 2 वोल्ट। 8 वोल्ट पे भी चल रहा है, ठीक। अब इसे चेक करते हैं। गेट पे देखिए लगभग मैंने 1 वोल्ट दे रखा है, गेट पे लगभग 1 वोल्ट दे रखा है, तो एलईडी अभी अच्छे से ग्लो हो रहा है। अभी मैं यहाँ गेट की वोल्टेज को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाता हूँ, देखते हैं मॉसफेट कब बंद होता है। यहाँ पे देखिए मॉसफेट जो है कंप्लीटली बंद हो चुका है। धीरे धीरे वोल्टेज कम करते हैं। 7.9 में भी लगभग एलईडी तो को कुछ होने वाला है नहीं, यहाँ पे भी एलईडी को कुछ भी नहीं हुआ। 4.29 पे भी अप्रोक्स यहाँ 4 वोल्ट से ये एलईडी ग्लो करना स्टार्ट होता है। अब हम धीरे धीरे वोल्टेज को कम करते जाएंगे तो यहाँ पे जो एलईडी है वो ग्लो होता जाएगा। तो ये फर्क जो है कितने से कितने में देखने को मिल रहा है, लगभग 1 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट, 1 से 3 और या फिर 4, 1 से 4 या 2 से 4 तक में एलईडी ऑन या ऑफ हो जाता है। वही एन चैनल की बात करें तो एन चैनल में ऐसा नहीं होता है, एन चैनल में वो डायरेक्ट ही ऑन हो जाएगा। गेट की वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज कीजिए, आउटपुट और इंक्रीज होगा। आउटपुट जितना गेट की वोल्टेज आप इंक्रीज करेंगे उतना आउटपुट इंक्रीज होगा, है ना। पूरा का पूरा वोल्टेज आपको मिल जाता है आउटपुट में, जबकि पी चैनल में ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम अपने हिसाब से जो भी आउटपुट चाहिए वो ले सकते हैं गेट की वोल्टेज को अप डाउन करके, जबकि वहाँ पे गेट की वोल्टेज की जो रेंज है वो बहुत कम है। बहुत कम होने की वजह से कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पे पी चैनल मॉसफेट को। एन चैनल मॉसफेट को इजीली कर सकते हैं। तो ये था एन चैनल पी चैनल
अब हम चलते हैं डायरेक्ट ये डेस्कटॉप बोर्ड के सर्किट्स के ऊपर, जो हमें टॉपिक कवर करना है उसके ऊपर चलते हैं डायरेक्टली। और जो बेसिक्स में जो जो चीज़ें छूट रही है वो हम आगे चैप्टर पे करते करते चलेंगे, तो आगे आता जाएगा जो भी टॉपिक्स हैं। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो होता है आपका मदरबोर्ड ओवरव्यू। मदरबोर्ड ओवरव्यू, सबसे पहले हम बात करेंगे मदरबोर्ड जो डेस्कटॉप के आते हैं वो किस किस टाइप्स के आते हैं। चलिए देखते हैं। वैसे ये पीडीएफ फाइल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, एक बार मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे ये कंप्लीटली मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के ऊपर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। एक प्रोसेसर होगा, इसी के जस्ट पास में एक और चिप होगा और कोने में एक और चिप होगा बड़ा सा, कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह का अगर मदरबोर्ड आपको दिखता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीपीयू लगाने का जगह है। सीपीयू यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो होता है ये GMCH कहलाता है। GMCH ग्राफिक्स मेमोरी कंट्रोलर हब, इसको नॉर्थ ब्रिज भी बोला जाता है। नॉर्थ ब्रिज, इसे ग्रीन चिप भी बोलते हैं। ग्रीन चिप। जस्ट यहाँ पे एक और चिप होगा जिसे साउथ ब्रिज बोलते हैं, जिसे ICH भी बोला जाता है। इस तरह का जिस बोर्ड में आपको देखने को मिलता है, जैसे 41, 41 सीरीज के मदरबोर्ड ऐसे थे। इसको टेक्निकल भाषा में बोलेंगे हब आर्किटेक्चर। हब आर्किटेक्चर का बोर्ड। हब आर्किटेक्चर मदरबोर्ड, ऐसे मदरबोर्ड जिसमें CPU प्लस नॉर्थ ब्रिज प्लस साउथ ब्रिज सेपरेट होता है। इसी के जस्ट बाद आगे गए इससे ज्यादा, तो आपको कुछ इस तरह का मदरबोर्ड मिलेगा। एक प्रोसेसर होगा और एक सिंगल चिप होगा। इस तरह का मदरबोर्ड, जैसे में 51 सीरीज, 55, 81, 65 इस तरह का है ना। 61, 51। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो CPU लगाने का आपको स्लॉट मिलता है, और इस चिप को जो बोलते हैं वो बोलते हैं PCH प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। इसी के अंदर साउथ ब्रिज है और नॉर्थ ब्रिज का कुछ हिस्सा है, और नॉर्थ ब्रिज का कुछ हिस्सा CPU को दे दिया गया। मतलब नॉर्थ ब्रिज जो बीच में एक एक्स्ट्रा चिप था, इसको डिवाइड कर दिया गया। कुछ एरिया CPU को दे दिया और कुछ एरिया साउथ ब्रिज को दे दिया। तो साउथ ब्रिज का नाम PCH बदल के हो गया, CPU तो खैर CPU ही रहा। इस तरह के बोर्ड को बोलेंगे PCH आर्किटेक्चर का मदरबोर्ड। PCH मदरबोर्ड। PCH मदरबोर्ड। चलते हैं आगे और देखते हैं किस तरह का बोर्ड आएगा। डेस्कटॉप में खैर PCH तक ही आता है, लेकिन लैपटॉप की अगर बात करें तो वहां पे एक और जनरेशन बढ़ जाएगा।
इस तरह से मदरबोर्ड होगा और यहाँ पे एक सिंगल चिप होगा। इस तरह से ये पूरा मदरबोर्ड है और ये इसका SoC है, सिस्टम ऑन ए चिप। सिस्टम ऑन ए चिप, पूरा का पूरा जो सिस्टम वो एक चिप के अंदर इनबिल्ट हो गया। इसी में इसका PCH और CPU दोनों है। PCH और CPU जो है दोनों एक ही चिप के अंदर है, तो एक ही चिप है इसमें। एक ही चिप में पूरा का पूरा सिस्टम इनबिल्ट कर दिया गया, तो उसे SoC मदरबोर्ड बोलेंगे। SoC मदरबोर्ड। SoC मदरबोर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है। ये रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको। आज मैं लगा दूंगा तीनों वीडियो इनक्रिप्शन में, कल दे दूंगा। यहाँ पे देखते हैं कुछ मदरबोर्ड हैं, वैसे मैं अपने डाटा से ही उठा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मदरबोर्ड आर्किटेक्चर, हब आर्किटेक्चर, PCH आर्किटेक्चर, SoC आर्किटेक्चर, लैपटॉप ओनली। लैपटॉप में SoC मिलेगा आपको। हब आर्किटेक्चर में क्या होता था, कुछ इस तरह से था। प्रोसेसर, MCH मेमोरी कंट्रोलर हब, इसके नीचे ICH इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब, साउथ बीच, और सबसे नीचे SIO चिप, जिसे IO चिप भी बोलते हैं हम। प्रोसेसर से कुछ भी कनेक्टेड नहीं था, प्रोसेसर कनेक्टेड था MCH से। MCH मेमोरी को कंट्रोल करता था। अगर आप ग्राफिक्स लगाते हैं तो PCI के थ्रू ग्राफिक्स को कंट्रोल करता था, और डिस्प्ले देने का काम इसी का था। ICH क्या करता था, आपके SATA, साउथ, ये USB, LAN, ऑडियो, ID, इसके बाद PCI स्लॉट, PCI एक्सप्रेस, ये सारी चीजें इनपुट आउटपुट कंट्रोलर मैनेज करता था, मतलब ICH। इसके बाद SIO चिप था। SIO क्या करेगा, कीबोर्ड, टचपैड वगैरह वगैरह कंट्रोल करेगा। चलते हैं नीचे, कुछ इस तरह का मदरबोर्ड देखिए। यहाँ पे CPU लगाने का जगह है, यहाँ पे CPU लग जाएगा। इसके नीचे MCH है, मेमोरी कंट्रोलर हब, और यहाँ पे ICH है। इसके बाद ये छोटे छोटे कनेक्टर हैं, जैसे ATX, PCI, क्लॉक IC यहाँ पे है, IO चिप ये है, CMOS सर्किट यहाँ है, साउंड चिप यहीं पे है, PCI स्लॉट ये है, ID लगाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ये बायोस चिप यहाँ पे दिया गया है, SATA कनेक्टर है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल्स हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे चलते हैं, PCH आर्किटेक्चर में देखते हैं। प्रोसेसर है PCI एक्सप्रेस X16, जो कि पहले नॉर्थ ब्रिज में था, अब वो PCH में जा चुका है। अब उसको, सॉरी,
प्रोसेसर कनेक्ट करेगा, ग्राफिक्स को प्रोसेसर कनेक्ट करेगा। देखिए यहाँ ग्राफिक्स वी रैम, अगर बोर्ड में ग्राफिक्स चिप है तो ये कंट्रोल करेगा। खैर वो तो लैपटॉप में होता है, आप तो अलग से पीसीआई एक्सप्रेस के स्लॉट पे ही लगाएंगे। डीडीआर रैम जो है वो भी यही कंट्रोल करेगा। इसके नीचे आते हैं पीसीएच, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब जो है ये डिस्प्ले को कंट्रोल करेगा, पीसीआई एक्सप्रेस को कंट्रोल करेगा, आईडी को, पीसीआई स्लॉट को, ऑडियो को, लैन को, यूएसबी को, साटा को। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोड आने वाला है अब पीसीएच के ऊपर आने वाला है। सब कुछ पीसीएच ही कंट्रोल कर रहा है मेमोरी को छोड़ के। बचा एक ऐसा है चिप। इसके नीचे चलते हैं, ये होता है पीसीएच आर्किटेक्चर का बोर्ड, कुछ इस तरह का। देखिए एक यहाँ पे पीसीएच दे दिया गया और एक यहाँ पे दे दिया गया पीसीएच। सॉरी ये सीपीयू था, ये पीसीएच था, ये एसआईओ चिप है। इसमें देखेंगे तो क्लॉक आईसी जो है वो गायब हो चुका है यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्लॉक नहीं है, जबकि इससे पहले इस तरह का एक लंबा सा चिप आता था ब्लैक कलर का, ये इसे क्लॉक आईसी बोलेंगे यहाँ पे। अभी इसमें क्लॉक आईसी नहीं है, तो वो क्लॉक आईसी जो है वो पीसीएच के अंदर डाल दिया गया। पीसीएच के ही एक कोने में क्लॉक आईसी को सेट कर दिया। ठीक है, तो क्लॉक कहाँ जा चुका है? पीसीएच के अंदर। ये क्लॉक के लिए लगा रहता है क्रिस्टल, और ये आरटीसी के लिए, सीमोस सेल के लिए। इसके बाद आते हैं सॉक आर्किटेक्चर। सारा का सारा लोड सॉक पे ही आ गया, सिस्टम ऑन ए चिप पे। तो इस तरह से होते हैं ये मदरबोर्ड आर्किटेक्चर। मदरबोर्ड जो भी हैं इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मदरबोर्ड इस तरह से होते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आप मदरबोर्ड देख के आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सेकेंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन है, मदरबोर्ड देख के कैसे पता करें? सबसे पहले एक तो आप करते होंगे तो एक्सपीरियंस हो गया है, मदरबोर्ड देख के पहचान जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कुछ दिया गया है सीरीज वगैरह, सॉकेट्स वगैरह, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे देखिए ये खैर तो बहुत पुराने चले गए, डुअल कोर को भी हटा ही देते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं। नीचे चलते हैं। 31, 41 और 33 अगर मेंशन किया गया है, जैसे कहीं पे लिखा है गीगाबाइट G31, उसका मतलब वो मदरबोर्ड की सीरीज है। एक्चुअली डेस्कटॉप मदरबोर्ड का जो नंबर होता है जिससे उसे पुकारा जाता है, जिस नाम से, वो उसके सीरीज को दिखाता है। उसके नाम में ही उसका सीरीज छिपा रहता है। लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में अगर डेल 5010 बोला गया, N5010 बोला गया तो वो 5010 बोला, उससे आपको कुछ नहीं पता चलने वाला वो कौन सा जनरेशन है नहीं है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं डब्बे के ऊपर। लेकिन डेस्कटॉप मदरबोर्ड में क्या होता है, उसका नाम ही उसका सीरीज होता है, जो नाम है वही उसका सीरीज है। तो यहाँ पे G31 अगर लिखा हुआ है कहीं भी, जेब्रोनिक्स, फॉन्टेक, कुछ भी, तो अब इसके बाद सीपीयू सॉकेट होगा। सीपीयू सॉकेट का कुछ नंबर होता है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। मतलब ये दोनों प्रोसेसर जो हैं आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, डुअल कोर को 2TU, क्योंकि दोनों की जो पिन डिटेल्स हैं लगभग सेम है, पूरी पिन डिटेल सेम है, मतलब सॉकेट सेम है, अपग्रेड कर दिया गया, सिर्फ DDR2, 3 दोनों सपोर्ट कर पाएगा। कोर 2DU, क्वाड, एक्सट्रीम, ये हब आर्किटेक्चर है, इससे पहले भी हब है। अब इसके बाद बोर्ड आया 55, 57 सीरीज, गीगाबाइट H55, है ना, इस तरह से 55। तो यहाँ पे प्रोसेसर जो है वो चेंज किया गया। प्रोसेसर का नंबर दिया गया LGA 1115। अगर आप गूगल करेंगे LGA 1115, LGA 1115 एंटर, तो आपको एक सीपीयू सॉकेट मिलेगा। ये होता है 1115 सीपीयू सॉकेट। यहाँ पे देखिए क्या इससे आइडिया लग रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक साइड जो कट है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पिंस हैं, और एक साइड क्या है 3 पिंस है ना, एक साइड 3 और एक साइड 4। क्या है ये 1155, और यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है 1156।
है ना। चलिए 1156 में देखते हैं क्या फ़र्क है। 1155 तो देख लिए, 1156 से सॉकेट को देखते हैं। ये 1155 है, ये भी 1155 है, ये भी 1155 है, 1155, 1155। हो सकता है 1156 लिख दिया हो, 1151 ही होगा। यहाँ पे ये सीपीयू सॉकेट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेसर ये सपोर्ट करता है, ये जो 5557 है, ये कौन कौन सा सीपीयू सॉकेट सपोर्ट करेगा। इसमें आप कोर i5, i7, i3 कुछ भी लगाएंगे, बस वो फर्स्ट जनरेशन का होना चाहिए, वो प्रोसेसर फर्स्ट जनरेशन होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन को ये सपोर्ट करता है 55 बोर्ड, और यहीं से स्टार्ट होता है पीसीएच आर्किटेक्चर का। यहीं से स्टार्टिंग हुआ पीसीएच आर्किटेक्चर मदरबोर्ड। और यहाँ पे DDR3 रैम, DDR3 तो खैर 41 से ही स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद 61 और 67 आया। यहाँ पे LGA 1155 का यूज़ किया गया। सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर है, मतलब सैंडी ब्रिज। वो मैं आपको दे दूंगा, इसका कोड नेम होता है, कोड नेम भी साइड में मेंशन कर दूंगा। इसके बाद DDR3 आया, इसमें भी DDR3 मतलब सेकेंड जनरेशन DDR3, 61, 67 मदरबोर्ड। उसके बाद 75 मदरबोर्ड सीरीज आया, ये भी सेम था, LGA 1155, ये थर्ड जनरेशन। और एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे, सेकेंड और थर्ड आपस में एक्सचेंज हो जाता है, कभी कभी नहीं हो चलेगा, मैक्सिमम एक्सचेंज कर सकते हैं उस दोनों को आपस में। यहाँ पे DDR3 81 सीरीज का आया बोर्ड, 81, 85, इसका सॉकेट जो है वो चेंज कर दिया गया। मतलब आप सेकेंड थर्ड जनरेशन के प्रोसेसर को इसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि फिट नहीं आने वाला। प्रोसेसर की पिंस जो है वो चेंज कर दी गई। यहाँ पे क्या किया गया, फोर्थ जनरेशन में भी DDR3 ही रखा गया। इसके बाद 99 की सीरीज आई, जिसमें LGA 1150 ही यूज़ किया गया। मतलब दोनों की जो सॉकेट है वो सेम ही रहा, सॉकेट चेंज नहीं हुआ। सॉकेट चेंज नहीं हुआ तो ये फिफ्थ जनरेशन, और ये दोनों भी आपस में लग जाएगा, एक प्रोसेसर दूसरे में कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे भी DDR3 रखा गया। इसके बाद आया 100 सीरीज का मदरबोर्ड। 100 कहने का मतलब 100 से लेके 199 के बीच में अगर कोई भी नंबर से मेंशन किया गया है तो वो 6th जनरेशन का बोर्ड है। जैसे यहाँ पे सिर्फ डालिए 6th जनरेशन, ओह सॉरी 6 लिखाया ही नहीं था। यहाँ पे देखिए H110 6th जनरेशन, H110 6th जनरेशन, H110 6th जनरेशन। तो जहाँ पे भी ये 10170 ये भी 6th जनरेशन 100 के सीरीज में आ रहा है, 110 6th जनरेशन। जहाँ पे भी 100 से लेके 200 के बीच में होगा वो ये 6th जनरेशन है, 6th जनरेशन। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आया 200 सीरीज, मतलब 200 से लेके 299 तक, ये सब क्या हो गए 7th जनरेशन। और 6th 7th दोनों सॉकेट जो है सेम रखा गया, सॉकेट चेंज नहीं किया गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ DDR4 का, मतलब अगर आपको बोला जाए DDR4 जो है वो कब से आना स्टार्ट हुआ, तो वो 6th जनरेशन से, 6th जनरेशन के बोर्ड में पहली बार DDR4 को ट्राई किया गया। इसके बाद 300 सीरीज का बोर्ड आया, जो कि
8th जनरेशन हो गया। इसके बाद आप आगे भी खुद ये निकाल सकते हैं आगे के जनरेशन्स को भी। जैसे ये मदरबोर्ड कौन सा जनरेशन है, इसके नंबर को पढ़ते हैं। H81 यहाँ पे लिखा हुआ है Asus H81, तो 81 के सीरीज पे जाइए और सीधा यहाँ पे देख लीजिए क्या मेंशन किया गया, 4th, मतलब 4th जनरेशन का ये प्रोसेसर इसमें सपोर्ट होगा। इसमें जो लगने वाला प्रोसेसर है वो 4th जनरेशन है। इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे 250 7th जनरेशन 200 की सीरीज में आ गया, तो 7th जनरेशन सपोर्ट करेगा ये। इसके नीचे गए, यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, गीगाबाइट 150 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगेगा इसमें। इसके बाद नीचे गए 310 8th जनरेशन 300 सीरीज में चले गए। यहाँ पे आए 61 मतलब 2nd जनरेशन सैंडी ब्रिज। इसके नीचे गए तो ये कुछ लैपटॉप्स के बोर्ड हैं जिसके चिप जो होती है PCH के ऊपर मेंशन किया रहता है। यहाँ पे देखिए HM55, ये कंट्रोल का नंबर है 55, मतलब 55 का सीरीज है। 55 मतलब 1st जनरेशन, इसके ऊपर जो लगने वाला है वो 1st जनरेशन का प्रोसेसर लगेगा। या फिर यहाँ पे एक नंबर मेंशन किया गया है, इस नंबर को आप गूगल करेंगे तो कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। SLGZS CPU सपोर्ट पे एंटर कीजिए, नीचे चले जाइए, CPU अपग्रेड करके जो वेबसाइट है उससे ले लीजिए। CPU सपोर्ट CPUupgrade.com, इस पे जाइए, सब कुछ डिटेल्स में लिखा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए HM55 है ये। कंपेटेबिलिटी लिस्ट जो है वो इस तरह से है, 3rd जनरेशन आप कोई भी प्रोसेसर लगाइए, i3 i5 i7 कुछ भी लगाएंगे, बस वो 1st जनरेशन का होना चाहिए। अगर 1st नहीं है तो नहीं चलने वाला। इस नंबर से अब यहाँ पे आए, अब ये क्या है कैसे पता चलेगा, हो सकता है पेंटियम वगैरह हो, इसे डालना पड़ेगा SR1YV SR1YV। अब यहाँ पे CPU सपोर्ट, यहाँ पे भी आप CPU सपोर्ट में गए, CPUupgrade.com में चले जाइए, सेलरॉन है ये, यहाँ पे देखिए सेलरॉन है। सेलरॉन, ये प्रोसेसर जो है ये सेलरॉन है। GDR3L सपोर्टेड है, मतलब ये जो प्रोसेसर है ये सेलरॉन है। इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे भी मेंशन नहीं किया गया। ये नंबर जो है SLJ8C, इसे आप गूगल कीजिए, SLJ8C CPU सपोर्ट 77 है। नीचे गए, 2nd को भी सपोर्ट करेगा, 3rd को भी सपोर्ट करेगा, दोनों सपोर्ट करेगा, 2nd और 3rd दोनों। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, अगर यहाँ पे येलो कलर दिया गया है तो इसका मतलब है मे भी सपोर्ट करेगा, मे भी नहीं भी करेगा, लेकिन 3rd जनरेशन को तो सपोर्ट करेगा, है ना। i3 i5 कुछ भी लगाएं आप, बस वो 2nd जनरेशन होना चाहिए, सॉरी 3rd होना चाहिए। 2nd जनरेशन करेगा या नहीं करेगा, दिस येलो के लिए देखिए, द CPU may be supported, प्लीज चेक द सोर्स। इस तरह आप इजिली पता कर सकते हैं कौन सा प्रोसेसर कहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा। SLJ4P, अब ये इसमें कौन सा CPU सपोर्ट करेगा, चेक कीजिए, SLJ4P एंटर। 65 2nd जनरेशन, नीचे गए
87 फोर्थ जनरेशन SLJ 8E, वहां पे C था, यहाँ पे E आ गया, SLJ 8E, एंटर। 76 ही है तो सेम ही हो गया। थर्ड नीचे गए 41 कोड टू डू, खत्म। तो इस तरह आप इजीली पता कर पाएंगे किस मदरबोर्ड में कौन सा जनरेशन लगेगा वगैरह वगैरह। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका कोड नेम भी होता है प्रोसेस। ये चिपसेट जो है, चिपसेट का तो ये नंबर हो गया, और जो प्रोसेसर है उसका कोड नेम होता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन को हम फर्स्ट जनरेशन बोल रहे हैं, वैसे उसका नाम एरेंडल की तरह हो जाता है। सेकेंड जनरेशन जो है उसको सैंडी ब्रिज बोलेंगे। मैं आपको लिस्ट सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, वो कोड नेम है। कोड नेम कहाँ पे काम आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम खुला हुआ है, इसके ऊपर ब्रॉडवेल लिखा हुआ है, तो ये ब्रॉडवेल से आपको कैसे पता चलेगा ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, या थर्ड जनरेशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्या जनरेशन है इसका। यहाँ पे तो कहीं भी स्कीमेटिक डायग्राम जब आप पढ़ेंगे डेस्कटॉप का, तो वहाँ पे नहीं मेंशन किया होगा HM55, HM65। तो इसके लिए लिस्ट है, उस लिस्ट को आपने देखना है। कहाँ पे है जी? टेस्ट 2 देखिए, वही देखिए, कौन सा? टेस्ट 2, टेस्ट 2? टेक्स्ट नीचे और नीचे, हाँ, ये नाम से सेव नहीं किया। सेव हुआ था लेकिन पता नहीं कहाँ। ये रहा, यहाँ पे है, ये मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आप लोग कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। जैसे देखिए अगर एरेंडल लिखा हुआ है उसका मतलब HM55 है फर्स्ट जनरेशन, और अभी जो हमें मिला है वो क्या मिला है? अभी जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था? ब्रॉडवेल। हासवेल ब्रॉडवेल दोनों तो सेम ही हो जाता है ना, फोर्थ ही जाएगा। नहीं, फिफ्थ यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है, ब्रॉडवेल मेंशन ही नहीं किया है, ऐड करना पड़ेगा इसमें। मैं एक छूट रहा है, उसको ऐड करके मैं फिर दिखा दूंगा, आपको भेज दूंगा। खैर ये R62 है, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एवी लिखा हुआ है ना, एवी ब्रिज, एवी ब्रिज थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है ये। तो स्कीमेटिक डायग्राम से आपको पता चल जाएगा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, और बोर्ड के ऊपर अगर देखना चाहते हैं तो आपको वो चार्ट दिया गया है। जैसे ये स्कीमेटिक में खोल रहा हूँ, ये कौन सा जनरेशन है, सबसे फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। खैर ये तो AMD है, AMD को तो हटा ही दीजिए साइड। एक सेकंड, ये AMD था या फिर वो ग्राफिक्स चिप था? एरेंडल है फर्स्ट जनरेशन। और कोई स्कीमेटिक है क्या? इधर CQ20 है, ये तो हेल्प पैंट्री वगैरह है। ICH नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज में चले गए। जैसे ये डेस्कटॉप का एक बोर्ड है, कोई डेल का है ये शायद 14087, देखते हैं इसको। यहाँ पे स्काईलेक लिखा हुआ है, स्काईलेक, तो इसका मतलब कौन सा जनरेशन है? चलिए देखिए, स्काईलेक 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 सिक्स्थ जनरेशन। तो ये सिक्स्थ जनरेशन का प्रोसेसर है इसके अंदर, तो बहुत इजीली पता चल जाता है आपको इस चार्ट से। खैर मैं अभी फिलहाल ग्रुप में डाल देता हूँ, बाद में भी दे दूंगा। तो आज के लिए इतना। कल से हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो वीडियोस भी शेयर कर दूंगा। उस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी शेयर कर दूंगा। रॉकी वर्मा। चलिए खाना खाते हैं ना, फिर लैपटॉप का क्लास हो जाएगा। टाइम वो ज्वाइन कराने की छूट 10 बजे से है ना? 10 बजे से है, 10 से।
तो अभी के लिए गुड नाइट। अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप ग्रुप में टाइप करके सेंड कर दीजिए, मैं ग्रुप में परमिशन सबको अलाउ कर देता हूँ। इसमें तो प्रो का लैपटॉप भी है। मैंने एक्टिवेट कर दिया है। अब आप लोग ग्रुप में भी डिस्कशन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप ग्रुप में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप कोई मेंबर्स आपका सपोर्ट कर देंगे या फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियोस भी मैं आज इंक्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो कल मैं आपको दे दूंगा, या फिर मैं यूट्यूब पे डाल के यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा। क्या नाम बता रही है? अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। मिथिलेश कुमार नहीं, बाका वाले नहीं है। चलिए लैपटॉप के लिए पीडीएफ भी मैं दे देता हूँ। पीडीएफ भी मैं दे देता हूँ। मिथलेश तो वही है, बका वाला। अरे बाप रे, ये देखिए ना, हमको बैनर लगाना। मैं उस दिन तपस्या हॉस्पिटल के बगल वाली गली में गई थी, क्या होती लिंक। अरे ये कैसे हो गया? वो भी डिलीट कर दीजिए, वो डिलीट मत वो डिलीट थोड़ी ना होगा, वो तो मैं डिलीट करूंगा, सिर्फ मेरे लिए डिलीट होगा, सबके लिए थोड़ी ना होगा भाई साहब। क्या बात है। कोई डाउट बेसिक का? बड़वा पे भी ड्रेसिंग व्रेसिंग उसको करा। डेस्कटॉप पे कराएंगे जी। अब कल से आपका डेस्कटॉप भी खींचेंगे, ताकि रिकॉर्डिंग वीडियोस भी इन लोगों को देना है ना। ट्रेसिंग कराएंगे, वीडियो करेंगे, वीडियो करके भेज देंगे। खाने का मन नहीं करता। क्या नहीं, चूड़ा खा लिए इतना, हम खाना बचा रहे हैं। खाना बचा है, सुखा जाएंगे। चूड़ा भुजा खाएंगे, सारा लगा पूरा खून सूख जाएगा। चूड़ा भुंजा खाएंगे, तैयो घर ना जाएंगे, नान रोटी खाएंगे, तैयो घर ना जाएंगे। मेरे उसके कमर तूने पानी नजर, जब नजर से मिलाई नजर, बर्फ सी गिर गई, काम गिर गई, ऐसी नजर। मेरे उसके कमर नहीं नजर, जब नजर से मिलाई नजर। ज्यादा
पुलाव नहीं, बस थोड़ा सा। प्रोफेसर ये चावल ज्यादा दे दीजिएगा, ओम प्रकाश जी ज्यादा खाते हैं। अरे आपको कुछ शर्मा हो गई। हम भी ज्यादा नहीं खाते हैं, हम तो और कम खाते हैं। अरे क्या हो गया जी? बीच में एक जनरेशन छूटा था, ये कैसे हो गई बाहो, तो वह नहीं के पता का। बेचारी आई थी लैपटॉप रिपेयर कराने, वो बोली अभी उसको मैसेज किए तो बोली हम गए थे, हमको दिखा ही नहीं, एक दो लोग से पूछे तो बोला नहीं होता इस गली में। साला बूढ़ा सब पता है नहीं और बोल दिया। हाँ उसी का गलती है, आप बैठ के रूमों में काम करेंगे तो बैनर लगाना पड़ेगा हमको पक्का, है ना। ओ पगलेट, इसको फोन करना हाँ, चाहिए। वही तो बोला कि फोन करना चाहिए था आपको। खैर कोई नहीं। ऑनलाइन कोर्स वीडियो और डाटा जरूर मिल सकता है जी। इतना से इतना जी मिल सकता है। या तो आप हार्ड डिस्क भेज दीजिए। चलिए कर लेता हूँ इसको ज्वाइन आज। कौन है? YouTube का एक डेमो वीडियो का लिंक भेज देता हूँ, है ना। अरे ऑनलाइन करवा दीजिए आज। ऑनलाइन जुड़ नहीं पाएगा, बोल रहे हैं नहीं जुड़ पाएंगे, मत जुड़ो भैया, बाहर में जाए जनता अपना काम करता। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, इस चाहत में मर जाऊँगा।